मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी की स्टूडेंट हूँ। एक्चुअली मैंने ये कोर्स इसलिए चूज़ किया कि अगर आप एमबीबीएस में ज़रूरी नहीं है कि आप एमबीबीएस के थ्रू ही पेशेंट को डील कर सकें। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। आप फिजियोथेरेपी के थ्रू, विदाउट मेडिकेशन, एक्सरसाइज के थ्रू और इलेक्ट्रो के थ्रू आप पेशेंट को डील कर सकते हैं। हमारे जो एमबीबीएस होता है मेनली एलोपैथिक मेडिसिन के थ्रू, बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो एलोपैथिक मेडिसिन नहीं ले सकते हैं, तो हम उनका ट्रीटमेंट विद एक्सरसाइज ट्रीटमेंट के थ्रू देते हैं। एक्चुअली मैं एमबीबीएस करना चाहती थी। मेरा बीडीएस हुआ, बीएचएमएस मिला, मुझे सीट मिल रही थी, बट मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे एमबीबीएस ही करना था। मैं आपको से बताऊं, मैं 1 ईयर मैं डिप्रेशन में रही हूँ इसी वजह से कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। मेहनत बहुत करते थे, पढ़ाई बहुत करते थे, इवन मेरे साथ जो और मेरी फ्रेंड्स थी उनका हो गया था, बट मेरा नहीं हो पा रहा था। इसी वजह से मैं 1 साल पूरा डिप्रेशन में रही हूँ। उसके बाद मुझे मेरे घर वालों ने सपोर्ट किया, मेरे पापा ने सपोर्ट किया। मेरी मम्मा तो है नहीं, इसलिए मेरे पापा ही ने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे समझाया, बेटा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आगे बहुत रास्ते हैं और तैयारी करो, हो जाएगा। इसी वजह से, इसलिए मैं सबको कहना चाहती हूँ, अगर आपका नहीं होता तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। एमबीबीएस करके आप सब कुछ हासिल नहीं कर सकते हो। लाइफ में बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत ऑप्शंस हैं। आप और अदर ऑप्शन ट्राई करो, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। जैसे कि हम लोग का यहाँ पर आकर, हम जितने हैं यहाँ पर, हम सभी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी की हमारे पास 60 सीट्स रहती हैं और होपफुली अगर हम उन्हें आगे और बढ़ा सकें। और हमारे यहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका मैम जून जुलाई में होता है और अगस्त से हमारे यहाँ सेशन स्टार्ट हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। आज मैं कानपुर में हूं और ये छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी के अंदर स्थित स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेस है, जहां पर बैचलर इन फिजियोथेरेपी और मास्टर इन फिजियोथेरेपी की डिग्री दी जाती है। इसके अलावा कई और पैरामेडिकल के यहाँ पे कोर्सेज होते हैं। फार्मेसी के भी यहाँ पर बैचलर और मास्टर डिग्री यहाँ पर दी जाती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ा सा एक OPD है, जहाँ पर तमाम लोग आते हैं। अपना जो फिजियोथेरेपी प्रेस्क्राइब जो डॉक्टर्स के द्वारा उनको कहा जाता है, फिजियोथेरेपी की अगर उनको एक्सरसाइज करवानी है या बहुत सारी जो और तरह की थेरेपी दी जाती है डॉक्टर की रिकमेंडेशन पर। यहाँ पे इलेक्ट्रोथेरेपी का सेंटर भी है और अंदर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर क्लासेस लग रही हैं स्टूडेंट्स की। ये PG और UG की क्लासेस इस समय चल रही हैं और जल्दी नए सेशन के लिए यहाँ पर एडमिशन भी शुरू होने वाला है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के जरिए यहाँ पर एडमिशन मिलता है। इसके अलावा जहाँ पर स्टूडेंट्स बैचलर इन फिजियोथेरेपी और मास्टर इन फिजियोथेरेपी की जहाँ पर स्टूडेंट्स को डिग्री दी जाती है, आज मैं बात करने वाली हूँ। मुझे लगता है कि आज की जो इन्फॉर्मेशन, तमाम वो स्टूडेंट्स जो मेडिकल फील्ड में आना चाहते हैं, किसी वजह से अगर वो आप नीट क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं या कोई और अगर आपको ऑप्शन MBBS का नहीं मिल पाया, तो फिजियोथेरेपी में आपके लिए क्या संभावनाएँ हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, बैचलर इन फिजियोथेरेपी का क्या इम्पोर्टेंस है और किस तरह से यहाँ पर एडमिशन होता है, क्या क्राइटेरिया है, एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होता है, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, इन तमाम चीज़ों के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ। मेरे साथ बहुत सारे यहाँ के फिजियोथेरेपी जो करने वाले, बैचलर इन फिजियोथेरेपी करने वाले स्टूडेंट्स हैं। PG और UG दोनों के स्टूडेंट्स होंगे। मैं उनसे ही बात करूँगी कि उन्होंने इस कोर्स को क्यों चूज़ किया और वो कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके लिए कैरियर की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। मेरे साथ तमाम सारे स्टूडेंट्स भी हैं जो फिजियोथेरेपी में UG या PG कर रहे हैं। मैं उनसे भी बात करूँगी। आपका क्या नाम है? सालिहा रफ़त। सारिया, आप कौन सा कोर्स कर रही हैं? अपने कोर्स के बारे में बताएं और आपने ये कोर्स क्यों चूज़ किया? मैं मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी की स्टूडेंट हूँ। एक्चुअली मैंने ये कोर्स इसलिए चूज़ किया कि अगर आप MBBS में ज़रूरी नहीं है कि आप MBBS के थ्रू ही पेशेंट को डील कर सकें। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। आप फिजियोथेरेपी के थ्रू, विदाउट मेडिकेशन, एक्सरसाइज के थ्रू और इलेक्ट्रो के थ्रू आप पेशेंट को डील कर सकते हैं। हमारे जो MBBS होता है मेनली एलोपैथिक मेडिसिन के थ्रू, बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो एलोपैथिक मेडिसिन नहीं ले सकते हैं, तो हम उनका ट्रीटमेंट विद एक्सरसाइज ट्रीटमेंट के थ्रू देते हैं। ओके, तो आप जो है मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, तो आर यू हैप्पी विद योर कोर्स? और आपको क्या आपने भी, जैसे क्योंकि तमाम सारे स्टूडेंट जो है 12th के बाद नीट का एग्ज़ाम देते हैं, आप बताइए 12th के बाद क्या आपने भी नीट ट्राई किया था या मैं MBBS करने का सपना था, इसके बाद आपने चूज़ किया या बाई चॉइस आपने सोचा कि नहीं फिजियोथेरेपी करना है? नहीं, मैंने कोई नीट की प्रिपरेशन नहीं करी थी। मैं डायरेक्ट 12th के बाद ही आई हूँ। और नहीं, ऐसा नहीं कि ड्रीम नहीं था, एक ड्रीम था, बट
लकली मेरा एडमिशन यहाँ पर हो गया, मैंने सिलेक्ट किया था। बट जब मैं इस प्रोफेशन में आई तो मैंने बहुत ब्रॉड इसका स्कोप देखा कि ज़रूरी नहीं कि आप बैचलर करके आप PhD तक इसमें जा सकते हैं, तो इसका स्कोप भी बहुत ब्रॉड है। तो मैंने इस फील्ड से बहुत हैप्पी हूँ। यू आर हैप्पी और सेटिस्फाइड। आगे पीजी के बाद क्या करने का प्रैक्टिस फील्ड करना चाहती हैं, रिसर्च करना चाहती हैं, PhD करना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं? मेरा वैसे तो आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी जा सकते हैं, देन एकेडमिक्स में जाना है आप एकेडमिक्स में जाइए, विद रिसर्च पर्पस के लिए भी आप अच्छा कर सकते हैं। ओके मेरे साथ और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं बात करूंगी। आप आइए, आप बताओ क्या कोर्स कर रही हैं आप यहाँ पे? मैम हम BPT कर रहे हैं, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। मेरा नाम पुष्पा विश्वकर्मा है और मैं BPT करके बहुत खुश हूँ और मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। फर्स्ट ईयर है आपका? जी नहीं, मेरा सेकेंड ईयर BPT है। अच्छा, तो ये बताइए कि आपने क्या सोचा कि आपने पहले कोई मेडिकल फील्ड में या MBBS करने का सोचा था या बाई चॉइस यहीं पर आई? नहीं, मैंने तो MBBS करने को सोचा था, बट मेरा वहाँ पे जब नहीं हुआ तो मुझे लगा ये भी करना अच्छा है, इसमें भी हम पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जो हम करना चाहते हैं वो हम पेशेंट को MBBS में भी उनको ट्रीट कर सकते थे, लेकिन जब मेरा वहाँ पे नहीं हुआ तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम यही करके करें। तो मुझे यहाँ भी अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ से भी पेशेंट को ट्रीटमेंट कर सकती हूँ। ओके अच्छा, ये बताइए जो आपके क्लासेस थ्योरी क्लासेस पढ़ाई जाती है उसके अलावा जब आप ये क्लिनिकल प्रैक्टिस करती क्या क्या आपको यहाँ सिखाया जाता है? यहाँ पे हमें एक्सरसाइज भी सिखाई जाती है और बाई इलेक्ट्रोथेरेपी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट कराया जाता है, और बहुत सारी यहाँ पे अच्छी मशीनें हैं, मॉडलिटीज़ हैं, और जिससे हम अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं और बहुत अच्छा सिखाया भी जाता है। एक्सरसाइज भी बहुत अच्छे से। अच्छा, इधर 12th के बाद आपने भी नीट का एग्जाम दिया था? यस मैम, मैंने किस ईयर में दिया था? मैम मैंने 2018 में दिया था, 2017 में मेरा 12th हो गया था। तो कितने अटेम्प्ट दिए थे नीट में आपने? मैंने बस एक ही बार दिया था। तो एक बार के बाद फिर आपको लगा कि नहीं चलो अब इस फील्ड में आना चाहिए? हाँ? मैं मेरा कुछ प्रॉब्लम भी था, घर का भी प्रॉब्लम था, इस वजह से मैंने नहीं किया था। और उसके बाद मेरे घर वालों को भी लगा कि ये अच्छा है, तो पापा को भी लगा, मुझे भी लगा, तो मैंने इसलिए फिजियोथेरेपी करना चूज़ किया। और फिर MBBS में मैंने नहीं किया और यही कर रही हूँ, यही मेरा सपना है, ऐसे में मैं अच्छे से करूँगी। अच्छा, तो आप यू आर हैप्पी, आप सेटिस्फाई Yes, हैं? मैं खुश कहीं ये हूँ। तो नहीं लगता अरे MBBS नहीं कर पाई, ऐसा तो नहीं होता? नहीं, मैं खुश हूँ, BPT से ही खुश हूँ। ओके, थैंक यू। आप बताएं क्या नाम है आपका? मैम सूरज भान सिंह, BPT सेकेंड ईयर। अच्छा, तो आप सेकेंड ईयर में कहाँ से आए? 12th के बारे अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं। मैम मैंने 12th किया, 2 साल नीट प्रिपरेशन भी हुआ। अच्छा। फिर उसके बाद से मैंने BPT ऑप्ट किया। अच्छा, चलिए ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं चाहूँगी अपने स्टूडेंट्स के से शेयर करूँ, क्योंकि ये बात बहुत बड़ी है, क्योंकि आपको पता है 15 लाख के करीब बच्चे हर साल बैठते हैं और सीट्स जो हमारे MBBS की बहुत कम है, तो जाहिर सी बात है लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स नहीं बैठ पाते हैं, उनको सीट नहीं मिल पाती है। आपने नीट का 2 बार आपने ट्राई किया, उसमें नहीं हुआ, तो कहीं डिप्रेशन हुआ? क्या फीलिंग थी जब आपने डिसाइड किया कि नहीं अब फिजियोथेरेपी में मुझे करना चाहिए? मैम बाद में क्या होता है, मेडिसिन के थ्रू बहुत लोग जाते हैं, उससे बहुत सारी मतलब इफेक्टिव ज़्यादा होता है, साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा पर, और इधर मोडेलिटीज़ यूज़ होती हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं, इसमें साइड इफ़ेक्ट बहुत मतलब नील है, उतना नहीं होता साइड इफेक्ट, इसलिए। और इसका जो है स्कोप ज़्यादा ही बढ़ते जा रहा है। क्या स्कोप है आप बताइए फिजियोथेरेपी, आप सेकेंड ईयर में फिजियोथेरेपी का क्या स्कोप आप देखते हैं, और आगे आप क्या PG करेंगे, PhD करेंगे, क्या आपका ड्रीम है? मैम PG तो करना ही ड्रीम है, उसके बाद से सोचता है PhD का है। बिल्कुल, आप अपने सिलेबस के बारे में बता सकते हैं, फिजियोथेरेपी में आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड में क्या पढ़ाया जा रहा है, ताकि जो MBBS के स्टूडेंट को पता चले कि फिजियोथेरेपी में क्या पढ़ाया जाता है? फर्स्ट ईयर में जो MBBS के जो सिलेबस होते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सब। सेकेंड ईयर में आपको इलेक्ट्रोथेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी, ये सब आगे योगा भी इंक्लूड हुआ है, हम लोग में योगा भी चल रहा है, बायोमैकेनिक्स, ये सब सारी सिलेबस, बाकी ब्रॉड होते जाती हैं आगे। क्या स्कोप है फिजियोथेरेपी का? मैम हर तरफ, हर फील्ड में, आप डिफेंस में जा सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हैं, एज ए टीचर बन सकते हैं, हर फील्ड में आप अब अपना क्लिनिकल खुद का स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, इवन किसी का पर्सनल ट्रेनर, आपने देखा हो क्रिकेट वगैरह में फिजियोथेरेपी वहाँ जाते हैं, तो स्कोप उनका बहुत ज़्यादा ही रहता है। ओके बिल्कुल। अभी और भी बहुत सारे स्टूडेंट मैं पूछूंगी, आप बताएं क्या नाम है आपका और कब से आप किस ईयर में हैं? मेरा PG सेकेंड फाइनल ईयर है इस बार। मेरा नाम ज्ञान सिंह है। मेरा जो UG हुआ था वो सैफई से हुआ, सैफई UP में आपने से। बैचलर इन फिजियोथेरेपी किया वहाँ से भी? हाँ, वहाँ से बैचलर हुआ, मेरा यहाँ PG चल रहा है। ओके। हाँ, तो जहाँ तक स्कोप की बात, तो फिजियोथेरेपी का स्कोप बहुत ब्रॉड है। जैसे कि अभी यहाँ पर इंटर यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जूडो गेम हुआ, तो उसमें बहुत से प्लेयर थे जो उनको
बहुत इंजरी हुई तो हम लोगों ने उनको अच्छे से हैंडल किया और उनको ट्रीट किया और उनको उस लायक बनाया कि वो आगे अपना गेम कैरी कर सकें। तो ऐसे बहुत नहीं, आपने फिजियोथेरेपी क्यों चूज़ किया ये बताइए? फिजियोथेरेपी मेरा एक्चुअली शुरू से इंटरेस्ट था कि मैं स्पोर्ट्स में जाऊं, तो मैंने बैचलर जब लिया तो मुझे था कि मैं स्पोर्ट्स में ही जाऊंगा, तो इसके लिए फिर मैंने ये पीजी किया। ओके, अच्छा देखिए, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट, पहले सबसे पहले मैं उनसे ये जानना चाहती हूँ, उन्होंने फिजियोथेरेपी चूज़ क्यों किया? क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीक्षा कटियार है। दीक्षा, आपने फिजियोथेरेपी क्यों चूज़ किया? क्योंकि मुझे मेडिसिन से बहुत, सबसे पहली बात मुझे जो मतलब ब्लड होता है उससे बहुत डर लगता है, तो इस वजह से मैंने सेफ़र साइड चूज़ किया फिजियोथेरेपी, क्योंकि उसमें हम एक्सरसाइज से पेशेंट को ट्रीट करते हैं, मोडालिटीज़ के थ्रू ट्रीट करते हैं, तो इसलिए मैंने ये चूज़ किया। कहाँ से आप आई हैं? कानपुर के रहने वाली, 12th के बाद तुरंत आपने किया? 12th के बाद डायरेक्ट। आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया यहाँ का? यस। ओके, तो MBBS करने का ड्रीम नहीं था आपका? नहीं, MBBS करने का ड्रीम इसलिए नहीं था क्योंकि डर लगता था। अच्छा, आप बताएं। मैम मेरा फिजियोथेरेपी मुझे आप पहले अपना नाम बताएं, किस ईयर की स्टूडेंट है? मैम सेकेंड ईयर की बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, दीक्षा नाम है, दीक्षा कुमारी। अच्छा दीक्षा जी, आपने क्यों चूज़ किया ये कोर्स? मैम मुझे काफ़ी लोगों से इसके बारे में पता चला कि इसका स्कोप जो है बहुत अच्छा है, और सबसे अच्छी बात है कि हम इसमें पेशेंट को काफ़ी मतलब मेडिसिन के जो साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, बट इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते अगर आप अच्छे से ट्रीट करो। और ये तो फॉरेन में तो बहुत ज़्यादा इसके वो देखे जाते हैं, इंडिया में अब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, इसको भी आगे आ रहे हैं लोग, अब जानने लगे हैं, धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रही है। तो मैम मुझे बहुत लोगों के थ्रू पता चला, तो मुझे लगा कि ये फील्ड काफ़ी अच्छा है, तो चूज़ नहीं, ऐसा तो नहीं था कि MBBS करना चाह रही थी, नहीं हो पाया इसलिए आए? मैम वो तो एक होता है, लेकिन फिर भी ये जब इस फील्ड के बारे में पता चला तो हमें लगा कि इससे भी हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, और पेशेंट को तो हमें ट्रीट करना ही होता है, तो इसमें भी हम काफ़ी चीज़ें देख रहे हैं और सीख रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है इसे भी चूज़ कर। लॉकडाउन के बाद पेशेंट्स ज़्यादा आए हैं फिजियोथेरेपी के पास, अवेयरनेस बढ़ रही है फिजियोथेरेपी की, पहले लोगों को पता ही नहीं था फिजियोथेरेपी होता क्या है। ओके, देखिए मेरे और भी स्टूडेंट, आप बताएं क्या नाम है आपका? माई सेल्फ शैलजा शर्मा। शैलजा, किस ईयर की स्टूडेंट है आप? मैं BPT फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर। आपने क्यों चूज़ किया फिजियोथेरेपी? मुझे बहुत इंटरेस्ट था फिजियोथेरेपी में, लाइक MBBS से ज़्यादा मुझे एक्सरसाइज थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी ये सब देना, लोगों को ऐसे ट्रीट करना विदाउट एनी मेडिकेशंस, तो इसलिए मैंने ये चूज़ किया। क्या आपने भी नीट का एग्ज़ाम दिया था? नहीं, नो। सीधे आपने इसके बाद यही कोर्स चूज़ किया? यस, आफ्टर 12th। ओके, हाँ, अपना नाम बताएं और क्यों आपने फर्स्ट ईयर है आपका? यस मैम। अपना नाम बताएं और आपने ये कोर्स क्यों चूज़ किया? मेरा नाम शीलू कुमारी है एंड मैं फ़र्स्ट ईयर से हूँ, और मैंने ये फील्ड इसलिए चूज़ किया, सबसे पहले तो लोग अब के एलोपैथी के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको जान रहे, तो दे आर मूविंग टू द एक्सरसाइज एंड फिज़िकल एक्टिविटीज़ दैट कैन इम्प्रूव देयर हेल्थ विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स। तो वो चीज़ जो है इस फिज़ियोथेरेपी को और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनाती है, और जो हमारे आम लाइफ में भी चीज़ें कई सारी ऐसी होती हैं जो हम लोग ऐसे इग्नोर कर देते हैं, बट ये इस चीज़ की बहुत ज़्यादा अवेयरनेस अभी फैलाने की ज़रूरत है कि जो हम चीज़ें इग्नोर करते हैं वो आगे चल के बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं, और फिज़ियोथेरेपी में उसको काफ़ी मतलब एक टाइम इंटरवल में उसको टैकल किया जाता है, और बहुत ही मतलब इफ़ेक्टिव इसके वो भी रहते हैं कि रिज़ल्ट रहते हैं। तो ये अच्छा, आप भी बता सकती हैं फर्स्ट ईयर का क्या सिलेबस है, क्या क्या पढ़ाया जा रहा है आपको? फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री एंड साइकोलॉजी फर्स्ट ईयर में था, फर्स्ट सेमेस्टर में था, योगा एंड बेसिक नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर में, सेमेस्टर वाइज हमारा है। तो ओके, अच्छा आप बताओ शीलू, बैचलर इन फिजियोथेरेपी करने में आगे क्या करना चाहती हैं, क्या स्कोप देख रही है फ्यूचर में अपना? सबसे पहले तो मेरा ये स्कोप है कि मैं इन 4 सालों में चीज़ों को अच्छे से जानकर, और किस फील्ड में, जैसे स्पोर्ट्स है और कार्डियोलॉजी में भी इसका मतलब कार्डियो रेस्पिरेटरी में होता है, और भी काफ़ी सारी फील्ड्स हैं जिसमें आप जा सकते हो, तो सबसे पहले मेरा जिसमें इंटरेस्ट जाता है, जहाँ पे मैं अच्छा कर सकूँगी, उस फील्ड को मैं चूज़ करना पसंद। बिल्कुल, और भी बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ, क्या नाम आपका और किस ईयर में आप? मैम मेरा नाम जय जायसवाल है, मैं BPT सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। आपने ये कोर्स क्यों चूज़ किया? मैंने ये कोर्स इसलिए चूज़ किया क्योंकि मैं खुद भी एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मैंने बहुत सारी स्पोर्ट्स इंजरी देख रखी है। ओके। तो मेरे को ये लगा था कि अगर मैं स्पोर्ट्स से इसमें फिजियोथेरेपी करती हूँ तो काफ़ी मतलब आगे डेवलप कर सकती हूँ। क्या स्पोर्ट्स में, किस स्पोर्ट्स में आप? मैं ताइक्वांडो की प्लेयर हूँ। अच्छा, तो आपने स्पोर्ट्स पर्सन होने के नाते आपको लगा कि इसका स्कोप है? हाँ। ओके, तो सेकेंड ईयर क्या सिलेबस है, शेयर कर सकती हैं? सेकेंड ईयर में हमारा एक्सरसाइज थेरेपी है, इलेक्ट्रोथेरेपी है, बायोमैकेनिक्स है, और योगा है, फार्माकोलॉजी है, पैथोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है।
अच्छा, एक और बात आइए, और बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ हैं। एक और बात, तमाम जो नीट के एस्पिरेंट्स हैं जिनका एमबीबीएस में नहीं हो पाता, उन्हें लगता है कि एमबीबीएस डिग्री करना ही एक उनके लिए ऑप्शन है, एक उनको लगता है इन्फिनिटी लगती है कि नहीं एमबीबीएस डिग्री होगी तभी हम डॉक्टर बन पाएंगे। क्या नाम है आपका? आकृति मिश्रा। आकृति, आपने ये कोर्स क्यों चूज़ किया? फिजियोथेरेपी के स्कोप को देखते हुए हमें ये कोर्स, और फिर आजकल की जो हमारी बेसिक नीड्स और हमारे जो पर्सनल जो हमारा खान पान है, रहन सहन, उसकी वजह से जो हमारे प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको टैकल करने के लिए हमें फिजियोथेरेपी चूज़ करना पड़ा, क्योंकि हर एक चीज़ ये ज़रूरी नहीं कि मेडिसिन और सर्जरी के थ्रू ही ठीक कर सके। काफ़ी अच्छा स्कोप है फिजियोथेरेपी में, और फिजियोथेरेपी के थ्रू विदाउट मेडिसिन काफ़ी अच्छे से हम हर एक प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। आपने भी एमबीबीएस करने के लिए कोई एग्ज़ाम दिया था? यस। हाँ, तो आप बताओ, शेयर करो ये, क्योंकि ये तमाम जो बातें हम कर रहे हैं वो उन स्टूडेंट्स के लिए भी कर रहे हैं जो नीट में क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन फिजियोथेरेपी में इतना अच्छा कोर्स है, वो उनको या तो इन्फॉर्मेशन नहीं है या उनके अंदर कोई हिचक है। आप तमाम स्टूडेंट जो नीट में नहीं एमबीबीएस को सीट मिल पाई, उनको आप बताएं, आपने चूज़ किया, आपने कितने बार दिया नीट का एग्ज़ाम? मैम 2 टाइम्स। 2 टाइम्स दिया। कहाँ की रहने वाली हैं आप? कानपुर। ओके, तो फिर आप जब 2 बार नीट में आपका नहीं हुआ तो आपने ये किया। तमाम जो स्टूडेंट जो नीट क्वालिफाई नहीं कर पाए, नहीं मिल पाई एमबीबीएस सीट, आप उनको क्या मैसेज देंगी? कि अगर ज़रूरी नहीं कि आप अगर डॉक्टर बनना चाहते तो आपको नीट क्वालिफाई करना या तो फिर नीट के थ्रू एमबीबीएस एडमिशन लेना ज़रूरी। आप फिजियोथेरेपी में भी काफ़ी अच्छा स्कोप है, यहाँ कर सकते हैं। और मैं काफ़ी हद तक लोगों को लगता है कि फिजियोथेरेपी कुछ नहीं है, वो एक जनरल से जैसे बीए बीएससी टाइप का कोर्स होता है कि हाँ कोर्स है कि आप कहेंगे जाएंगे कि हाँ डॉक्टर है, पर ऐसा नहीं है। जितना स्कोप नीट के थ्रू एमबीबीएस का है उतना ही लगभग हमारा फिजियोथेरेपी का भी है। मैम फिजियोथेरेपी चूज़ कर लेनी चाहिए लोगों को, अगर नहीं हो रहा है इतना ज़्यादा नीट में नहीं। आपका क्या नाम है? दिव्या गुप्ता। दिव्या, आपने क्यों ये कोर्स चूज़ किया? मैंने अपनी मतलब फैमिली हिस्ट्री को देखते हुए बेसिकली ये कोर्स चूज़ किया है, क्योंकि मेरी दादी को भी ऑर्थराइटिस था एंड उनको चलने में और उठने बैठने में काफ़ी दिक्कत होती थी। इवन मेरी मम्मा को भी ब्रेन ट्यूमर हुआ था, उसके बाद उनको पैरालिसिस हो गया था, जिसकी वजह से उनकी लोअर बॉडी पूरी ख़राब हो गई थी। देन हमने खुद फिजियोथेरेपिस्ट हायर किया था घर पे, वो आके उनको कराते थे एक्सरसाइज, देन उन्होंने फिर चलना शुरू किया। तो यही सब देखते हुए मैंने इस फील्ड में आना सही समझा। ओके, किस ईयर में आप? मैं 2nd ईयर। तो आपने भी क्या नीट का एग्ज़ाम दिया? उस दिया है मैंने। आप बताएं, अपने 12th के बाद कितने बार आपने नीट का एग्ज़ाम मैंने दिया? 4 टाइम्स दिया। 4 टाइम्स दिया। तो आप बताइए, देखिए आपकी स्टोरी तमाम स्टूडेंट्स को मोटिवेट भी की, जो डिप्रेशन में रहते हैं ना कि नीट में नहीं हुआ तो एंड हो गया मेडिकल कैरियर का, लेकिन आपने मेडिकल ही कैरियर में आप आई। आप बताइए कितने आप कब आपने 12th कब पास किया? मैंने 2010 में। अच्छा, तो 2010 में आपने किया, और कितने बार आपने दिया नीट का एग्जाम? 4 टाइम्स। 4 टाइम। तो आप बताओ, जब आप नीट में नहीं होता था तो बेसिकली मैं एक्चुअली मैं एमबीबीएस करना चाहती थी। मेरा बीडीएस हुआ, बीएचएमएस मिला, मुझे सीट मिल रही थी, बट मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे एमबीबीएस ही करना था। उसके बाद जब 4 टाइम्स देने के बाद मेरा नहीं हुआ, तो फिर मेरे पापा ने मुझे सजेस्ट किया कि बेटा इसमें नहीं हो पा रहा है तो छोड़ दो, जरूरी नहीं कि आप एमबीबीएस से ही डॉक्टर बनो, आगे बहुत सारी फील्ड्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनको चूज़ करो। देन मैंने इस लाइन में आना प्रेफर किया। दिव्या, एक बात बताओ, चूँकि मुझे लगता है आपकी कहानी बहुत सारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट भी करेगी, मैसेज भी देगी कि बहुत ज़रा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप ही बताओ, जब 4 टाइम्स नहीं हुआ, होता ना पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सेकंड में नहीं हुआ, जब आपका नहीं हुआ नीट में, क्या माहौल था, कितना स्ट्रेस था, और कितना फैमिली प्रेशर, सोशल प्रेशर, क्या, और खुद का भी प्रेशर, क्या फीलिंग थी उस समय? मैं आपको सही बताऊं, मैं 1 ईयर में डिप्रेशन में रही हूँ, इसी वजह से कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। मेहनत बहुत करते थे, पढ़ाई बहुत करते थे, इवन मेरे साथ जो और मेरी फ्रेंड्स थी उनका हो गया था, बट मेरा नहीं हो पा रहा था। इसी वजह से मैं 1 साल पूरा डिप्रेशन में रही हूँ। उसके बाद मुझे मेरे घर वालों ने सपोर्ट किया, मेरे पापा ने सपोर्ट किया, मेरी मम्मा तो है नहीं, इसलिए मेरे पापा ही ने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे समझाया, बेटा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आगे बहुत रास्ते हैं और तैयारी करो, हो जाएगा। इसी वजह से, इसलिए मैं सबको कहना चाहती हूँ, अगर आपका नहीं होता तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। एमबीबीएस करके आप सब कुछ हासिल नहीं कर सकते हो। लाइफ में बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत ऑप्शंस हैं, आप और अदर ऑप्शन ट्राई करो, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। जैसे कि हम लोग का यहाँ पर आकर, हम सभी का, हम जितने हैं यहाँ पर, हम सभी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। दिव्या, एक बात बताओ, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भाई सीट्स बहुत कम है, एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि आपका नहीं हुआ तो आपने नीट की अच्छी प्रिपरेशन नहीं की, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत प्रिपरेशन करते हैं। देखिए 4 टाइम्स आपने एफर्ट किया, इसका मतलब है कि यू आर वेरी सीरियस अबाउट दिस नीट एग्ज़ाम एंड एमबीबीएस, बहुत सीरियस थी। लेकिन होता है कई बार नहीं हो पाता, आप एग्जामिनेशन हॉल में जाके अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। ये बताइए, जो नीट में बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते, फेलियर होता है, उन्हें लगता है कि अब मेडिकल फील्ड में आने का ऑप्शन खत्म हो गया, क्या आपको लगता है कि एफर्ट में कमी रहती है, क्या कमी रहती है? नहीं, देखिए
जो भी तैयारी करता है वो कभी अपने एफर्ट्स कम नहीं करता, वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि अपना पूरा 100% दे। कुछ लक होता है, कुछ और भी कई सर्कमस्टांसेस होती हैं। उस वक्त जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं नीट हॉल में, तो उस वक्त माइंड पे इतना प्रेशर होता है कि कई बार आपको सही आता क्वेश्चंस भी आप गलत कराते हो। इवन क्वेश्चन अगर आपने सही भी कर दिया तो जब आप उसको उसके जो सर्कल फिल करते हो वो गलत हो जाते हैं। तो कई सारी चीज़ें होती हैं। आप अपने आप को केवल दोष नहीं दे सकते हो कि हाँ मैंने मेहनत नहीं करी, मैंने तैयारी नहीं करी, इस वजह से मेरा नहीं हुआ। बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, जो आपने कहा कि फर्स्ट ईयर नहीं हुआ, आप डिप्रेशन में थी, क्या पीरियड था, वो स्टोरी शेयर करिए, क्योंकि वो ऐसी स्टोरी लाखों लोगों वो के। फर्स्ट ईयर नहीं था, वो जिस साल मैंने लास्ट ईयर दिया था वो उस साल की बात है। उस साल मैं और मेरी फ्रेंड साथ में प्रिपरेशन करते थे, हम लोग साथ में पढ़ते थे, साथ में कोचिंग आते, सब करते थे। उसका निकल गया, मेरा नहीं हो पाया। सिर्फ हम दोनों के में 2 नंबर्स का डिफरेंस था बस। उसका सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हो पाया। उसके बाद मुझे डिप्रेशन हुआ। फिर मतलब मुझे ऐसा लगता था कि अब लाइफ में कुछ है ही नहीं। मतलब नीट नहीं हुआ तो मेरा MBBS नहीं हुआ, क्योंकि वो सपना था मेरी मम्मी का कि मैं डॉक्टर बनूं। अब मैं MBBS के थ्रू तो नहीं बन पाई, बट मैं इसके थ्रू बन रही हूँ। लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी फैमिली से बात करो, अपने फ्रेंड से बात करो, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल के आता है। आप कैसे उस पीरियड से, उस मतलब कहना चाहिए उस ट्रॉमा से कैसे बाहर आई? मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे समझाया। बहुत मेरे फ्रेंड्स, पूरा जो मेरा ग्रुप था उसने मुझे समझाया कि इसमें नहीं हुआ तो उन्होंने, बल्कि मेरे पापा ने बोला कि चलो एक बार और ट्राई कर लेते, लेकिन मैंने कहा नहीं पापा, अब नहीं, फालतू में मतलब ईयर 2 ईयर बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं बनता। और भी चीज़ें हैं लाइफ में, और भी कर सकते हैं हम। ठीक, अब UG करने, अब आगे का क्या ड्रीम है, क्या करना आगे चाहती का हैं? अभी मेरा UG करने के बाद मेरा PG का है कि मैं PG करूँगी, और बाकी फिर आगे देखते हैं। अभी तो 2 साल इसमें UG क्लियर करने में ही है, उसके बाद फिर सोचते हैं क्या करना है। थैंक यू। ओके, थैंक यू। स्टूडेंट जिन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की, नीट में नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, अब बैचलर इन फिजियोथेरेपी और मास्टर इन फिजियोथेरेपी कोर्सेज़ के जरिए भी वो मेडिकल फील्ड में अपना जो प्रयास है वो जारी रख रहे हैं। मेरे साथ यहाँ की फैकल्टी हैं कांक्षा वाजपेयी, जिनसे मैं पूछूंगी फिजियोथेरेपी कोर्सेज़ के बारे में। मैम, पहले आप मुझे बताइए कि फिजियोथेरेपी को लेकर और मास्टर और बैचलर में आपके इंस्टीट्यूट में क्या क्या फैसिलिटीज़ है, और पहले अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताइए, यहाँ पर किस तरह की डिग्री और कोर्सेज़ दिए जाते हैं। मैम, ये स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज है, जहाँ पर डिफरेंट मेडिकल कोर्सेज हैं। फिजियोथेरेपी से रिलेटेड कोर्सेज हैं, न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोर्सेज हैं, लैब टेक्नीशियन रिलेटेड कोर्सेज हैं, एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो जो भी स्ट्रीम है हमारे पास, उनमें हम बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री प्रोवाइड करते हैं। तो फिजियोथेरेपी की अगर बात करें तो बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी एंड मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी है हमारे पास, जिसमें हम अगर बच्चों को एक्सपोजर देना है तो हमारे पास ये फिजियोथेरेपी OPD है, वेल इक्विप्ड फिजियोथेरेपी OPD है, जिसमें हम एक्सरसाइज थेरेपी की ट्रेनिंग, इलेक्ट्रोथेरेपी की ट्रेनिंग और रिहैबिलिटेशन प्रैक्टिसेस उनको हम एक्सपोजर देते हैं वहाँ पर। तो मैम, पहले तो हम बात करेंगे, एक तो आपके यहाँ आपने जैसे बताया कि आपके यहाँ बैचलर इन फिजियोथेरेपी और मास्टर इन फिजियोथेरेपी, इसके अलावा लैब टेक्नीशियन की भी क्या डिग्री है आपके यहाँ? बैचलर्स इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन है एंड मास्टर्स इन मेडिकल लैब टेक्नीशियंस हैं। MMLT एंड BMLT के कोर्सेज हैं। न्यूट्रिशन में भी आपका सेम है, बैचलर्स इन ह्यूमन न्यूट्रिशन है एंड मास्टर्स है हमारा। योगा के कोर्सेज हैं हमारे पास, बैचलर्स ऑफ योगा है, जिसमें हमारे पास बहुत ही एक फैकल्टी हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में है। तो और बाकी भी हमारे यहाँ जितने माइक्रोबायोलॉजी के कोर्सेज हैं, बैचलर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है, मास्टर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है, तो ये सारे कोर्सेज हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को बता दूं, आज सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बैचलर इन फिजियोथेरेपी एंड मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी, और आपको मैं अभी और भी यहाँ के फैकल्टी से मिलाऊंगी जो MBBS डॉक्टर है, वो भी यहाँ पर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। पहले आप आकांक्षा जी बताइए, आप यहाँ पर फैकल्टी हैं, आपने क्या डिग्री ली और इस फील्ड को क्यों चुना आपने? मैम, इस फील्ड को चुनने का रीज़न ये था कि मुझे स्टार्टिंग से 12th में जब थी मैं, तो मुझे ये इंटरेस्ट था कि फिजियोथेरेपी करना है, और क्योंकि सोसाइटी को सर्व करना था मेन मोटिव मेरा, तो इससे अच्छा ऑप्शन मुझे दिखा नहीं, क्योंकि आप यहाँ सोसाइटी के लिए काम करते हैं ना, आप उसको ही ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पर मैंने बैचलर्स मेरा सेम यूनिवर्सिटी से है, छत्रपति शाहूजी महाराज कानपुर, और मास्टर्स मेरा तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद से है, एंड उसके बाद फिर मैं यहाँ पर एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट हो गई थी। ओके, अब मैम ये बताइए, जो ये बैचलर, तमाम स्टूडेंट जो आपको सुन रहे हैं वो बैचलर इन फिजियोथेरेपी करना चाहते हैं, कैसे यहाँ पर एडमिशन होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होता है?
मैम एंट्रेंस एग्ज़ाम हमारे वहाँ जो बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी एंड मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी है, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम हमारा मई के स्टार्टिंग या मिड में हो जाता है। और उस टाइम पे बच्चों को जिनके पास पीसीबी होता है, मतलब फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होता है 12th में, वो अपेयर हो सकते हैं अगर उनके 50% मार्क्स से ऊपर हैं 12th में, तो वो एलिजिबल हैं इसको एग्ज़ाम को अपेयर होने के लिए। एंड अगर वो फिर उसके बाद अपेयर होते हैं, रिज़ल्ट मेरिट लिस्ट बनती है और उनका नाम आ जाता है, तो वो आगे काउंसलिंग में फिर उनको सीट मिल जाती है। तो मैम आप कह रही हैं अगर 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है तो वो आपके एंट्रेंस एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं। सर अभी नया सेशन कब से शुरू होने वाला है? मैम नया सेशन के साथ हमारे यहाँ 2 नए कोर्सेज भी स्टार्ट हो रहे हैं, बैचलर्स ऑफ ऑप्टोमेट्री एंड बैचलर्स इन रेडियो डायग्नोसिस। तो वो सारे कोर्सेज भी स्टार्ट होंगे और हमारे यहाँ नए सेशन जून जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। ओके अब मैम ये बताइए कि जैसे अब तमाम स्टूडेंट जो इस शहर में नहीं है, बाकी जगहों पर हैं, आपके यहाँ कितनी सीट्स हैं और कैसे उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी? मैम हमारे यहाँ बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी की 60 सीट्स हैं एंड मास्टर्स में 20 सीट्स हैं। और हम लोग ये जो बच्चे हैं वही जाकर के अवेयरनेस कर देते हैं कि यहाँ पर ये कोर्सेज़ हैं, यहाँ पर एक्सपोजर अच्छा है। तो नहीं, जैसे आपके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी इसको अपडेट, हाँ जी, वो अपडेटेड है, ऑलरेडी अपडेटेड है कि क्या क्या कोर्सेज़ हो रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, वो ऑलरेडी अपलोडेड है हमारी वेबसाइट पे, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। मैम ये बताइए कि आपके इंस्टीट्यूट में बैचलर इन फिजियोथेरेपी में कितनी सीट्स हैं और ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होने वाला है? मैम बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी की हमारे पास 60 सीट्स रहती हैं और होपफुली अगर हम उन्हें आगे और बढ़ा सकें। और हमारे यहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका मैम जून जुलाई में होता है और अगस्त से हमारे यहाँ सेशन स्टार्ट हो जाता है। ओके तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा, ये कैसे हमको वेबसाइट पर पता चले, कैसे पता चले? मैम ये टाइम टू टाइम हमारी यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे अपलोडेड होता रहता है कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी का या मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी का। तो अगर बच्चा कोई रेगुलरली उस पर विजिट कर रहा है, जो भी इंटरेस्टेड है हमारा बच्चा, तो वो उस पर जा करके सारी डिटेल्स वहाँ से ले सकता है। ओके बस एक लास्ट में बात पूछूंगी मैम, आप फिजियोथेरेपी में क्या करियर की पॉसिबिलिटी, आर यू हैप्पी विद योर करियर, और स्टूडेंट्स को क्या आप सजेस्ट करेंगी? क्योंकि नीट के एग्ज़ाम में बहुत सारे बच्चे बैठते हैं और लाखों की संख्या में बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता, लेकिन वो मेडिकल फील्ड में आना चाहते हैं, तो फिजियोथेरेपी कैसा फील्ड आप देखती हैं? मैम मैं अपने प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ क्योंकि हम जैसे आपको पहले भी बोला मैंने कि सोसाइटी को सर्व करने का मौका मिलता है। और अगर आप किसी सोसाइटी को सर्व कर रहे हो, आप एकेडमिक्स में भी जा सकते हो, आप किसी क्लिनिक में भी कर सकते हो, हॉस्पिटल भी कर सकते हो, तो आपके पास दोनों ऑप्शंस रहते हैं, बहुत सारे ऑप्शन। आप रिसर्च के लिए एरिया में भी जा सकते हो। तो अगर आप किसी बच्चे को टीच कर रहे हो हायर एजुकेशन के लिए, तो वो भी अपने आप में बहुत अच्छी फीलिंग होती है। और अगर आप किसी क्लिनिकल प्रैक्टिस में जा रहे हो, वहाँ पर आप किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो और आपके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से वो बेटर फील कर रहा है, तो वो फीलिंग भी मैम बहुत अच्छी होती है। तो वो जब आप ये कोर्स कर लेते हो तो आपके पास ये सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटी होती है कि आप ये सारी चीज़ें आप फील कर सको और अच्छा काम कर सको आगे सोसाइटी के लिए। ओके थैंक यू मैम, थैंक यू। आप मेरे पीछे एम्बियंस दे सकते हैं, ये इस इंस्टीट्यूट का ये फिजियोथेरेपी ओपीडी है जहाँ पर तमाम सारे पेशेंट आते हैं और यहाँ पर जो ये कोर्सेज करते हैं स्टूडेंट, उनको एक्सपोजर मिलता है सीधे पेशेंट को ट्रीट करने का। उनका एक जो क्लिनिकल प्रैक्टिस होती है वो होती है। और इसके बाद मैं आपको ओपीडी का सीन भी दिखाऊंगी और किस तरह से यहाँ पे पेशेंट को ठीक किया जा रहा है। इसके बाद मैं यहाँ के एचओडी से भी बात करूँगी पूरे इस जो अब जो नया सेशन शुरू होने वाला है उसका एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, हॉस्टल की यहाँ पे क्या फैसिलिटी, तमाम विषयों के बारे में मैं उनसे बात करने वाली हूँ। आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ का ओपीडी सेंटर। ये आप देख सकते हैं फिजियोथेरेपी इंस्टीट्यूट जो है, यहाँ पर जो पीजी के स्टूडेंट्स हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पे पेशेंट है, ये ओपीडी है, शहर के तमाम पेशेंट यहाँ पर आते हैं जहाँ पर पेशेंट को थेरेपी दी जा रही है, एक्सरसाइज करवाई जा रही है। ये पीजी के स्टूडेंट्स हैं जो पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, देख रहे हैं आप। ये पूरा जो यहाँ का ओपीडी विभाग है वो मैं आपको विजुअल में दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं। ये पीजी के स्टूडेंट हैं जो पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, उनको एक्सरसाइज करवा रहे हैं या उन्हें थेरेपी दे रहे हैं। कौन कौन सी थेरेपी दी जा रही है, किस तरह के पेशेंट हैं, आप देख सकते हैं। एडवांस मशीन्स तमाम स्टूडेंट, और ये पीजी के स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ कई सीनियर फैकल्टी होंगी, आकांक्षा, जिनसे मैं पूछूंगी कि किस तरह का ट्रीटमेंट और क्या क्या फैसिलिटी दी जा रही हैं।
मैम ये आपका ओपीडी है, यहाँ पर रोज़ाना कितने पेशेंट आते हैं और किस तरह की ट्रीटमेंट और क्या थेरेपी दी जाती है यहाँ पर? मैम ये फिजियोथेरेपी ओपीडी हमारा जो इस टाइम पे संडेज़ और जो भी आपकी हॉलीडेज़ होती हैं उसमें भी खुल रहा है आपका। तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 30-40 पेशेंट्स आपके डेली आ जाते हैं, और जो आसपास के लोग हैं या जो गांव हैं यहाँ के मंधना या चौबेपुर, वहाँ से भी पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर आपका एक आप देख सकते हैं उस तरफ पे एक इलेक्ट्रोथेरेपी लैब है, जहाँ हम खड़े हैं वो हमारा एक्सरसाइज थेरेपी लैब है, और इसके पीछे हमारे रिहैबिलिटेशन यूनिट है। तो यहाँ पे भी कुछ पेशेंट्स ट्रीट किए जा रहे हैं जो एक्सरसाइज थेरेपी के हैं, और पीछे रिहैब चल रहा है बच्चों का, और यहाँ पर आके आप इलेक्ट्रोथेरेपी के लिए। बिल्कुल, और हम ज़रूर यहाँ के जो इलेक्ट्रोथेरेपी रूम्स है वो भी हम आपको दिखाएंगे किस तरह का यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। नहीं, आपको क्लिनिकल एक्सपोजर का, प्रैक्टिस का मैम पूरा बहुत अच्छा वेल इक्विप्ड इंस्टीट्यूट है यहाँ पर। हाँ जी मैम, यहाँ पर आप पेशेंट्स, क्योंकि बच्चों को यहाँ पर सीखने का मौका मिल रहा है, डायरेक्ट पेशेंट्स के साथ वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट पेशेंट एक्सपोजर मिल रहा है, वही बच्चे असेस भी करते हैं उन पेशेंट्स को, वही कभी जो पीजी के बच्चे हैं वही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी सेट करते हैं, डे टू डे वो फॉलोअप भी लेते हैं, और एक हफ्ते बाद वो फॉलोअप उनका चेक करते हैं कि कितनी रिकवरी हुई है, कितना क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या मॉडिफिकेशन। अच्छा, तो मैम ये जो सीधे डॉक्टर से रिकमेंडेड पेशेंट आते हैं या ऐसे इंडिविजुअल कैपेसिटी में? मैम कुछ पेशेंट्स आपके डॉक्टर्स के रिकमेंड के थ्रू आते हैं, और कुछ पेशेंट्स यहाँ पर, क्योंकि अब धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रही है, तो कुछ पेशेंट्स अपने आप भी आते हैं कि उनको कोई अगर लग रहा है कि फ्रैक्चर हुआ था, फ्रैक्चर के बाद उनका हाथ नहीं खुल रहा है तो वो आ जाते हैं, या अगर किसी का कंधा जाम है, क्योंकि ज़्यादातर ये सारी कंप्लेंट्स मिलती हैं ओपीडी में, तो अगर किसी का कंधा जाम है या किसी के कमर में दर्द है, वो रोड्स अगर ख़राब हैं तो रोड्स ख़राब होने की वजह से वो बाइक चलाते हैं और उनके कमरे में दर्द आ जाता है, या किसी की कोई डेस्क जॉब है, इस टाइम पे कोविड के टाइम पे वर्क फ्रॉम होम बहुत चल रहा है, तो वो दिन भर 7-8 घंटे लगातार कंप्यूटर के सामने बैठने से आपके नेक पे स्ट्रेन आता है, आपके बैक पे स्ट्रेन आता है, तो वो सारी कंप्लेंट्स के पेशेंट्स यहाँ पर आते रहते हैं। कुछ न्यूरो के पेशेंट्स आते हैं, स्ट्रोक के पेशेंट्स आते हैं, तो डिफरेंट केसेस मिलते हैं बच्चों को, डिफरेंट केसेस देखने का मौका मिलता है, और वो उनको ट्रीटमेंट प्लान करने का मौका मिलता है। अच्छा मैम, न्यूरो में आजकल क्या प्रॉब्लम आ रही है, जैसे जो आप फिजियोथेरेपी में ठीक कर रहे हैं? मैम न्यूरो के लिए केसेस यहाँ पर जो आ रहे हैं वो आपके कभी सेरेब्रल एट्रोफी के भी कुछ केसेस आ जाते हैं, कभी रेडिकुलोपैथी के आ जाते हैं, स्ट्रोक के केसेस हैं, सीपी के केसेस हैं, मॉर्क्यूस सिंड्रोम होता है, वो सारे केसेस आपको मिल जा रहे हैं यहाँ पर। ओके, थैंक यू। आइए हम एक बार इनका जो इलेक्ट्रोथेरेपी दी जा रही है वो भी हम देख लेते हैं, इसके बाद एचओडी सर से हम बात करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि ये जो बैचलर इन फिजियोथेरेपी, मास्टर इन फिजियोथेरेपी कोर्सेज़ के बारे में जो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन है वो हम आपसे शेयर करेंगे और आपके बहुत काम आएगी। देखिए, एक्सरसाइज थेरेपी लैब के बाद यहाँ इनका जो इलेक्ट्रोथेरेपी लैब है, यहाँ पर पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। ये भी ओपीडी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे पेशेंट हैं। मैम, ये इलेक्ट्रोथेरेपी किस तरह के पेशेंट को दी जाती है? मैम इलेक्ट्रोथेरेपी डिफरेंट, जैसे हमारे पास कोई पेशेंट आ रहा है, वो न्यूरो का पेशेंट्स हो या ऑर्थो का हो या इवन कार्डियो का, तो अगर वो जिस कंप्लेन को लेकर के आ रहा है और अगर हमें लग रहा है कि उसको मोडालिटी की ज़रूरत है उसके पेन को कंट्रोल करने के लिए, या मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, या मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए, तो हम उसे उसके अकॉर्डिंग फिर एडवाइस करते हैं। अगर किसी को फेशियल पैल्सी हो गया है तो हमें चाहिए कि उसकी मसल्स को हमें स्टिमुलेट करना है, स्ट्रेंथन करना है, तो हम उसके थ्रू मोडालिटी उसको एडवाइस कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट आ रहा है जो वो बोल रहा है कि रेडिएट कर रहा है, पेन ऊपर से नीचे तक जा रहा है आपके आर्म में या लेग में, तो हम उसके अकॉर्डिंग मोडालिटी रेफ़र कर सकते हैं। तो डिफरेंट केसेस के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट मोडालिटीज़ रेफ़र करते हैं। ओके, तो जो आपका ये इलेक्ट्रोथेरेपी लैब है, इसमें कितने पेशेंट हो जाते हैं, कितने लोगों को आप थेरेपी रोज़ देते हैं, क्या इसके चार्जेस होते हैं? मैम अप्रॉक्सीमेटली वही आपके जो डेली का इनफ्लो है पेशेंट्स का, वो आपका 30 to 40 रहता है, और बीच में कभी बढ़ भी जाता है। तो जैसे अभी इस टाइम पे अगर आपका जो चार्जेस की बात करोगे आप, तो बहुत मिनिमल चार्जेस हैं बाहर के कंपैरिजन में। मेन मकसद है स्टूडेंट को सिखाना। मेन मकसद हमारा यहाँ पर है कि स्टूडेंट मैक्सिमम सीख सकें यहाँ से, जब वो जाए बाहर तो उसको ऐसा फील नहीं हो कि उसने कुछ यहाँ पर देखा नहीं हो, तो वो उसको सारी चीज़ें एकदम लगे कि वो एकदम कॉन्फिडेंट है, कुछ भी पेशेंट को ट्रीट कर सकता है। इस समय आप देख सकते हैं हम लोग लेक्चर थिएटर में हैं, और यहाँ पे इस समय स्टूडेंट्स की क्लास चल रही है। हालांकि आज स्ट्रेंथ कम है, लेकिन आप देख सकते हैं यूजी की क्लास चल रही है। फिजियोथेरेपी, जो बैचलर इन फिजियोथेरेपी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाया जा रहा है। तो ये मैं बस इसका मकसद ये है आपको दिखाना कि यहाँ पर किस लेवल की एजुकेशन स्टूडेंट्स को दी जा रही है, और जो फिजियोथेरेपी फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत मोटिवेशनल एक मैसेज है कि इस फील्ड में भी आप ज़रूर ट्राई करें। ज़रूरी नहीं है कि आप MBBS ही करें, MBBS नहीं कर पाए तो फिजियोथेरेपी में कितना अच्छा स्कोप है ये हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर मुनीस रस्तोगी, जो स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। इनसे भी मैं पूछूंगी हेल्थ साइंसेज के फिजियोथेरेपी कोर्सेज के बारे में। सर, आपके यहाँ UG इन फिजियोथेरेपी, इसमें कितने सीट्स हैं और किस तरह से एडमिशन होता है?
हमारे यहाँ जो स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज में फ़िज़ियोथेरेपी डिपार्टमेंट है, ये काफ़ी पुराना डिपार्टमेंट है और इसमें हम लोग 60 सीट्स अभी ऑफ़र कर रहे हैं स्टूडेंट्स को जी। और आने वाले टाइम में इसकी बहुत नीड भी आने वाली है। जैसे आपने अभी देखा कोरोना काल में सबको एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जो कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस हैं वो तो दवाइयों से हम लोग सही कर सकते हैं, लेकिन जो बाद में रिहैबिलिटेशन पोर्शन होता है उसके लिए एक हमें अच्छे फ़िज़ियोथेरेपिस्ट की ही ज़रूरत होती है, जिसमें कई सारे एस्पेक्ट्स कवर होते हैं, लाइक लंग एक्सरसाइजेज, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज एक्सेट्रा। तो हमारे यहाँ फ़िज़ियोथेरेपी सबसे पुराना कोर्स है। इट हैज़ बीन स्टार्टेड सिंस 2003। सर, ये जो बैचलर इन फिजियोथेरेपी और मास्टर इन फिजियोथेरेपी है, आपने बताया कि 60 सीट यूजी में है और पीजी में कितनी सीट है सर? पीजी में टोटल हमारे यहाँ 3 डिपार्टमेंट्स हैं, ऑर्थोपेडिक्स है, स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी है, अभी हम लोगों ने कार्डियोलॉजी भी स्टार्ट किया है। तो इसमें मिनिमम 5 सीट्स पर स्टेटा आप लोग कह सकते हैं, तो हम लोग दे रहे हैं उनको 5 to 6 सीट्स है। उसमें एनरोलमेंट हमारे यहाँ एमपीटी भी चलती है और इसके आगे हमारी पीएचडी भी हम लोग एनरोल करा रहे हैं। 2 स्टूडेंट्स ऑफ पीएचडी भी हम लोग करा सकते हैं। और एक शॉर्ट में सर आपकी स्टोरी तो मैं ज़रूर शेयर करूंगी अपने स्टूडेंट्स के साथ में। मुझे लगता है उनको बहुत एक इंस्पिरेशन भी मिलेगी कि डॉक्टर रस्तोगी खुद जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस है। सर, आप एमबीबीएस आपने किस ईयर में किया और फिर आपने इस फील्ड को क्यों चूज़ किया? मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एक संदेश मैं देना चाहता हूँ उन बच्चों को जो नीट में प्रिपरेशन कर रहे हैं। मेरा खुद पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है। हमने 94 में एंट्रेंस क्लियर किया था जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में। उस समय तो काउंसलिंग नहीं होती थी, एक खाली पेपर में आ जाता था कि आपका सिलेक्शन हो गया है इसमें। तो आज तो एस्पेक्ट्स बहुत बढ़ गए हैं, तब तो ये सब ब्रांचेस को कोई जानता नहीं था, आज तो एस्पेक्ट्स बहुत बढ़ गए हैं। आप लोग इसमें आइए। और मैंने तो 94 में जब एंट्रेंस लिया था, उसके बाद मैंने एमबीबीएस किया, फिर मैंने डेमोन्स्ट्रेटरशिप करी माइक्रोबायोलॉजी में, तब मैंने पीएचडी करी केजीएमसी से। तो मैं इन शॉर्ट आपके माध्यम से बस ये कहना चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल डिसहार्टन ना हो, और पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, कोई जगह नहीं होती, जहाँ से ज्ञान मिले आप लोग लीजिए। और आज के एस्पेक्ट में इतनी अच्छे कोर्सेज यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है। और एक क्लास में बस यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर क्या है? क्या हॉस्टल की भी फैसिलिटी है? हाँ, बिल्कुल हॉस्टल की फैसिलिटी है। बॉयज़ का अलग हॉस्टल है, गर्ल्स का अलग हॉस्टल है। हम लोग 60,000 पर ईयर चार्ज करते हैं इसको, और हॉस्टल की फ़ीस मैम अलग होती है उसमें। वो अराउंड अबाउट 18,000 के आसपास है, तो वो अलग से। क्योंकि सर मैं इसलिए पूछ रही थी, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो शॉर्ट में बता देती हूँ कि अगर आप बैचलर इन फिजियोथेरेपी करना चाहते हैं तो एनुअल फ़ीस 60,000 है, हॉस्टल चार्जेस अलग से होंगे। क्योंकि जो कानपुर शहर के स्टूडेंट नहीं है, बाहर के हैं, तो उनके लिए बहुत क्यूरियोसिटी रहती है कि वहाँ पर हॉस्टल है कि नहीं। सर, एक और बात, सभी स्टूडेंट्स को नोटिफिकेशन का इंतजार रहेगा कि क्या एंट्रेंस के जरिए होगा या फिर मार्क्स के जरिए होगा, तो ये कब तक पता चल पाएगा? सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो आने वाले 1-आध महीने में अपने जो लोकल न्यूज़पेपर्स हैं, ज़्यादातर सारे नामी न्यूज़पेपर्स में हम लोग उसका नोटिफिकेशन देते हैं। और आपकी वेबसाइट पर भी अपडेट? बिल्कुल अपडेट होगा मैम, बिल्कुल अपडेट होगा। बिल्कुल। तो जो स्टूडेंट इस कोर्स को करना चाहते हैं वो वेबसाइट पर ज़रूर अपडेट रहें, और ताकि उन्हें पता चल पाए कि कब यहाँ का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है। सर, और कोई एंट्रेंस के अलावा भी हो सकता हो ये भी इस बार ऑप्शन आ जाए कि हम लोग ओपन एडमिशंस भी कर दें, मेरिट बेस पे, डिपेंडिंग अपॉन द 12th मार्क्स, कि उसको हम लोग एक मेरिट लिस्ट बना लेंगे। उसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली पॉलिसी हम लोग अपनाएंगे। जो हाईएस्ट मेरिट पे होगा उसको फर्स्ट हम लोग प्रेफरेंस देंगे। उसके बाद अगर कोई बाद में भी अप्लाई करना चाहता है तो अकॉर्डिंग टू द वैकेंट सीट्स हम उसको कंसीडर करेंगे। ओके। तो ज़रूरी नहीं है कि एंट्रेंस एग्जाम हो, आप मेरिट के आधार पर 12th के मार्क्स के। सर, क्योंकि जो है इस समय जो यूनिवर्सिटीज़ ने अनाउंस किया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 12th के मार्क्स की इंपॉर्टेंस नहीं रह पाएगी, लेकिन जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, यानी कि बैचलर इन फिजियोथेरेपी करना चाहते हैं, वो 12th में अच्छी परफॉर्मेंस दें, ताकि आपके अगर अच्छे मार्क्स हैं तो आपको यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। बिल्कुल। और मैं थोड़ा सा एक लाइन आपके उसी सेंटेंस में जोड़ना चाहूँगा कि देखिए 12th का जो आपका कोर्स होता है दैट इज़ द बैकबोन। क्योंकि आप अगर अपने 12th में अपनी जो बेस
बेस है वो क्लियर रखेंगे तो यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ाते हैं लाइक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, ये सब समझने में आपको आसानी रहेगी क्योंकि ये ऑलमोस्ट मेडिकल सब्जेक्ट्स ही हम लोग इनको कवर करते हैं। तो आप इसको बिल्कुल मान के चलिए कि अगर 100 आप मेडिकल को दे रहे हैं तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ द मेडिकल दैट इज़ कवर्ड एयर। एंड एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, यहाँ सब हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं जो आपको टीच करेंगे। मेरे ख्याल से इट विल बी अ बून इफ़ यू जस्ट कम एंड ज्वाइन आवर इंस्टीट्यूट। थैंक यू। और आपके यहाँ क्लिनिकल प्रैक्टिस का भी अच्छा एक्सपोजर? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ ओपीडी चलती है, फिजियोथेरेपी ओपीडी चलती है, उसमें राउंड अबाउट 30-45 पेशेंट्स पर डे आते हैं। सारे बच्चे उसको एक्सेस करते हैं, समझते हैं। हमारे जो नए टीचर्स हम लोगों के साथ ज्वाइन किए हैं वो पर्सनल उनको ट्रेनिंग देते हैं। और हमारे यहाँ नई वीसी साहब ने अभी नई लैब फैसिलिटी भी चालू कर दी है। उस लैब में ये है कि पूरे कानपुर भर से सबसे सस्ते टेस्ट, ओपन फॉर ऑल, ये नहीं कि आप यूनिवर्सिटी कहीं हैं तभी आपको उसको एक्सेस मिलेगी। आप उसमें कोई भी आके अपना टेस्ट करा सकता है और वो बहुत ही चीप रेट पे, बहुत ही सस्ते पे हमारे पैथोलॉजिस्ट यहाँ पे हैं जो डे एंड नाइट लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। उसमें कोई थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू। बिल्कुल। और अगले एपिसोड में जो अदर कोर्सेज हैं, यानी फिजियोथेरेपी के अलावा लैब टेक्नीशियन या अदर जो कोर्सेज हैं पैरामेडिकल के और फार्मेसी को लेकर जो कोर्सेज हैं उसके बारे में भी ज़रूर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना।